नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे अमृत चैनल पे। हाजिर हूँ एक बहुत खूबसूरत कहानी कर्मा वाली, जिसको लिखा है अमृता प्रीतम जी ने। ये कहानी उस लड़की की है जिसने अपने पति को छोड़ दिया है। क्या कारण था जानते हैं इस कहानी में। ये बहुत दिलचस्प कहानी है जिसको ज़रूर सुनना। बड़ी ही सुंदर तंदूर की रोटी थी, पर सब्जी की तरी से छुआ कर मुंह को नहीं लगता था। इतनी मिर्च मैं और मेरे बच्चे दोनों बच्चे सी सी कर उठे थे। यहाँ बीवी जाटों की आवाजाही बहुत है। शराब की दुकान भी यहाँ कोसों में एक ही है। जाट जब घूंट पी लेते हैं फिर अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं। तंदूर वाला कह रहा था, जहाँ जाट शराब। हाँ बीबी, घूंट शराब का तो सब ही पीते हैं, पर जब किसी आदमी का खून करके आए तब जरा ज़्यादा ही पी जाते हैं। अभी तो परसों तरसों कोई 5-6 आ गए। एक आदमी मार आए थे, खूब चढ़ा रखी थी, लगे शरारतें करने। वह देखो मेरी 3 कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। परमात्मा भला करे पुलिस वालों का। वह जल्दी पकड़ कर ले गए उन्हें, नहीं तो मेरे चूल्हे की ईंटें भी ना मिलती। पर कमाई भी तो हम इन्हीं की खाते हैं। कौशल्या नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक गांव में ले गई थी, पर मित्रों से चली बात शराब तक पहुंच गई थी और शराब से खून खराबे तक। मैं उस गांव से जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर लौटने को ही गई थी। तंदूर अच्छा लिपा पुता और अंदर से खुला था, और भीतर की और एक तरफ कोई 6-7 खाली बोरियां तानकर जो पदा कर रखा था। उसके पीछे पड़ी 3 खाटों के पाए बताते थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरत भी वहीं रहते थे। मुझे लगा इतना बड़ा खतरा नहीं था। वहाँ पर औरत की रहाइश थी, इज्जत की रहाइश थी। किसी औरत ने टाट का कांटा मोड़ा, बाहर की ओर और झांक कर देखा और फिर बाहर आकर मेरे पास आ खड़ी हो गई। बीवी, तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो। वह एक सादी सी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की ओर देखती रही, पर मुझे कोई भूली बिसरी बात भी याद नहीं आई। मैंने तो तुझे पहचान लिया है बीबी। पिछले साल, ना सच उससे भी पिछले साल तू यहाँ आई थी ना? आई तो थी। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ मुझे यह याद है। वहाँ तूने मुझे डोली में बैठी हुई को रुपया दिया था। बात याद आई? 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी। वहाँ पर नया रेडियो स्टेशन खुलना था और पहले दिन के समागम के लिए मेरे दिल्ली के दफ्तर में मुझे वहाँ एक कविता पढ़ने के लिए भेजा था। मोहन सिंह तथा एक हिंदी कवि जलंधर स्टेशन की तरफ से आए थे। समागम जल्दी ही खत्म हो गया था और हम 3-4 लेखक कौशल्या नदी देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आए थे। नदी कोई 1.5 मील ढलान पर थी और वापसी चढ़ाई चढ़ते हुए हम सब चाय के एक गर्म प्याले को तरस गए थे। सबसे साफ और खुली दुकान यही लगी थी। यहीं से चाय का एक गर्म प्याला पिया था। उस दिन इस दुकान पर पक रहे मांस और तंदूरी रोटियों के साथ साथ मिठाई भी काफ़ी थी। तंदूर वाला कह रहा था, आज जहाँ से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी, मेरा भी तो कुछ करना बनता है ना। और फिर सामने मैदान में डोली उतरी। डोली किसी पिछले गांव से आई थी, उसे आगे जाना था। रास्ते में मामा ने स्वागत किया था। रुको, मैं नई दुल्हन का मुंह दिखाऊं। भला उसके मुंह पर आज कैसा रंग है? मुझे याद है
मैंने कहा था और आगे से मेरे साथियों ने जवाब दिया था, हमें तो कोई डोली के पास नहीं जाने देगा, तुम ही देख आओ। मैं एक मुस्कुराहट लिए डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने पास में बैठी नायन से पूछा था, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी, सदके देख, हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है, और सचमुच लड़की की श्रृंगारपुरी नथ में जो मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था, उसका रंग झलना कोई आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखा और जब लौटी तो मेरे साथी कह रहे थे, क्षण भर पहले जब तुमने कविता पढ़ी थी, कॉलेज की कितनी लड़कियों ने रुपये के नोट पर तुम्हारे हस्ताक्षर करवाए थे। उस बेचारी को क्या मालूम होगा कि वह रुपया उसे किसने दिया था। कहीं जानती होती हस्ताक्षर ही करवा लेती। 2 साल पहले की बात थी। मुझे पूरी की पूरी याद आ गई। तू वह डोली वाली लड़की? हाँ बीबी। जाने किस घटना ने उसे 2 वर्षों में लड़की से औरत बना दिया था। घटना के चिन्ह उसके मुंह पर दृष्टिगोचर होते थे, पर फिर भी मुझे सोचता नहीं था कि मैं उसे कैसे पूछ। बीबी, मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी। 1 बार नहीं 2 बार। यहाँ भी कितने ही लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है। कोई तो रोटी खाते खाते यहीं छोड़ जाते। सच? और फिर तूने पहचान ली थी? मैंने उसी वक्त पहचान ली थी। पर बीबी, वे तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझसे जल्दी कोई जवाब ना बन पड़ा। ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने नहीं किया था। कुछ लजाते हुए मैंने कहा, मैं कविताएं कहानियाँ लिखती हूँ ना। कहानियाँ? बीबी, क्या वह कहानियाँ सच्ची होती हैं या झूठी? कहानियाँ तो सच्ची होती हैं, वैसे नाम झूठे होते हैं ताकि पहचान ना जाए। तू मेरी कहानी भी लिख सकती है बीबी। अगर तू कहे तो मैं ज़रूर लिखूंगी। मेरा नाम कर्मा वाली सौभाग्यशालिनी है। मेरा तो चाहे नाम भी झूठा ना लिखना। मैं कोई झूठ थोड़े ही बोलूँगी। मैं तो सच कहती हूँ, पर मेरी कोई सुने भी तो कोई नहीं सुनता। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे टाट के पीछे खड़ी खाट पर ले गई। जब मेरी शादी होनी थी ना, मैंने ससुराल में दो जनी मेरे ससुराल से 2 जनी मेरा नाप लेने आई। उनमें से एक लड़की मेरी उम्र की थी, बिल्कुल मेरी जितनी। वह किसी दूर के रिश्ते से मेरी ननद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नापकर कहने लगी, बिल्कुल मेरी ही नाप है। भाभी, तू चिंता ना कर, जो कपड़े सियूंगी तुझे बिल्कुल पूरे आएंगे। और सचमुच वरी के जितने भी कपड़े थे मुझे खूब अच्छी तरह से आते थे। वही ननद मेरे पास कितने महीने रही और बाद में भी मेरे कपड़े वही सीती रही। मेरा चाव भी बहुत करती थी। मुझे कहा करती थी, भाभी, चाहे मैं 2 महीने के बाद आऊँ, चाहे 6 महीने के बाद आऊँ, पर तू किसी और से कपड़ा मत सिलाना। मुझे भी वह अच्छी लगती थी। सिर्फ उसकी एक बात मुझे बुरी लगती थी। मेरा जो भी कपड़ा सीती थी पहले स्वयं पहन कर देखती थी। कहती थी, तेरा मेरा नाप एक है, देख मुझे कैसा पूरा है, तुझे भी पूरा आएगा। और सारे कपड़े पहनते समय मेरे मन में आता था, कपड़े भले ही नहीं हों, पर है तो उसके उतारे हुए ही ना। रस्सी के साथ टंगे हुए टाट का पर्दा था। बान की ढीली सी खाट थी। खेस भी खस्ता था। लड़की की अल्लड़ और अप्पड़ थी, पर वह ख्याल इतना नाजुक, इतना मुलायम, मैं चौंक उठी। पर बीबी, मैंने अपने मन की बात कभी नहीं कही। जाने बेचारी का मन छोटा हो जाए। फिर मुझे कोई 1.5 वर्ष बाद पता चला, किसी ने बता दिया,
उसकी और मेरे घरवाले की लगी हुई थी। यह उसका दादा पिता के रिश्ते से भाई लगता था, पर एक उसके सगे भाई को यह बात बहुत बुरी लगी थी। वह तो एक बार अपनी बहन की गर्दन उतार देने लगा था। किसी ने मुझे यह भी बताया कि थोड़े समय जब वह भाग होने लगी थी तो उसे फिट आ गया था। आंसुओं से भीगी कर्मा वाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीबी, तू मेरी मन की बात समझ ले। मुझसे उतार नहीं पहना जाता। मेरी गोटा किनारी वाली शलवारें, मेरी तारों जड़ी चुनरियाँ और मेरी चिलमे वाली कमीज़ें सब उसका उतार पहले पहने हुए कपड़े थे। और मेरे कपड़ों की भांति मेरा घरवाला भी। कर्मा वाली की आवाज़ के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता। अब बीबी, मैं वह सारे कपड़े उतार आई हूँ। अपना घरवाला भी यहाँ मामा मामी के पास आ गई हूँ। उनका घर लिपती हूँ, मेज़ धोती हूँ और मैंने एक मशीन भी रख छोड़ी है। 4 कपड़े सी लेती हूँ और रोटी खा लेती हूँ, भले ही खद्दर जुड़े चाहे लट्ठा। मैं किसी का उतार नहीं पहनती। मेरा मामा सुलह कराने को फिर रहा है, मेरे मन की बात नहीं समझता। मैं जैसे जी रही हूँ वैसे ही जी लूँगी और कुछ नहीं चाहती। तू सिर्फ एक बार मेरे मन की बात लिख दे। कर्मा वाली ने जिस जिस्म के साथ कहानी घटी थी उसे मैंने एक बार अपनी बाहों में भींचा। कितनी मजबूत देह थी, कितना मजबूत मन। यह चौगिदा जहाँ मैं पल भर पहले मिर्च और शराब से खून खराबे पर पहुँचती बात से घबरा गई थी, वहाँ पर कर्मा वाली कितनी दलेरी से जी रही थी। बाहर सड़क पर शिमले से आती मोटरें गुजरती थी और जिनकी सवारियां रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई कई बार पल भर के लिए इस दुकान पर चाय के प्याले के लिए रुक जाती थी, जहाँ सिगरेट की डिब्बी के लिए, जहाँ गर्म तंदूरी रोटी के लिए। वह जिनके पहन रखे रेशमी कपड़े जाने किस किस की उतार थे और कर्मा वाली उनकी मेज़ पोंछती थी, कुर्सियाँ झाड़ती थी। वह कर्मा वाली जिसने एक खद्दर की कमीज़ पहन रखी थी, जो अपने जिस्म पर किसी का उतार नहीं पहन सकती थी। बीबी, मैंने तेरा वह रुपया संभाल कर रखा हुआ है। सचमुच? अब तक? हाँ बीबी, वह रुपया मेरे उस समय अपनी नाइन को पकड़ा दिया था और फिर उसके दूसरे दिन की ही बात थी जब मैंने तेरी तस्वीर देखी थी। मैंने नाइन से वह रुपया लेकर संभाल लिया था। तू बीबी मुझे उस रुपये पर अपना नाम लिख दे। फिर तू जब मेरी कहानी लिखेंगी मुझे ज़रूर भेजना। और कर्मा वाली ने उठकर खाट के नीचे रखा ट्रंक खोला। ट्रंक में एक लकड़ी की संदूकची थी। उसने रुपया का तह किया हुआ नोट निकाला। मैं अपना नाम लिख देती हूँ कर्मा वालिए। मैंने जाने कितनी लड़कियों के नोटों पर अपना नाम लिखा होगा, पर आज मेरा दिल चाहता है तू मेरे नोट पर अपना नाम लिख दे। कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वह है जिसने कहानी अपने जिस्म पर झेली है। मुझे अच्छी तरह से लिखना नहीं आता। कर्मा वाली लजा सी गई और फिर बोली, मेरा नाम कहानी में ज़रूर लिखना। मैंने पर्स से नोट भी निकाल लिया और कलम भी। कर्मा वालिए, आज तेरी कहानी लिख रही हूँ। वही रुपये के नोट पर लिखा हुआ तेरा नाम आज इस कहानी के माथे पर पवित्र टीके की भांति लगा हुआ है। ये कहानी तेरा कुछ नहीं संवारेगी, पर यह भरोसा रखना वह दिल भी इस तेरे टीके को प्रणाम करते हैं जिनके खून का रंग इस तेरे टीके के रंग से मिलता है, और वह माथे भी एक लज्जा से इसके आगे झुकते हैं
जिन्होंने अपने गलों में जाने किस किस के उतार पहन रखे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी कर्मा वाली की, जिसको लिखा है अमृता प्रीतम जी के द्वारा। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। कहानी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।